गुड मॉर्निंग। अभी तक आपने हीट एंड टेम्परेचर में ये पढ़ा था कि हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है और इनको काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे किस तरह से डिफाइन किया गया है और कैसे इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। फिर आपने ये भी पढ़ा कि अगर कोई भी हीट कहीं पे भी टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप थर्मोमीटर या पायरोमीटर का यूज करते हैं। और कोई भी थर्मोमीटर या पायरोमीटर बनाने के लिए जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो पहली चीज थी आपकी एक बेसिक प्रिंसिपल जिसके ऊपर बेस्ड थर्मोमीटर या पायरोमीटर बनाया जाए। दूसरी जो चीज हमने आपने को वहां बताई थी ये थी आपकी टेम्परेचर स्केल। तो आज हम ये टेम्परेचर स्केल क्या होती है, कैसे बनती है और कैसे इनको यूज किया जाता है और कितनी तरह की टेम्परेचर स्केल्स है ये पढ़ेंगे। टेम्परेचर स्केल क्या होती है? एक ऐसा स्केल जिसको की जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनमें जो क्वांटिटीज आपकी वैरी कर रही थी उनके वेरिएशन के साथ जिनको ग्रेजुएट किया जा सके और उसको यूज किया जा सके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ऐसी किसी भी स्केल को टेम्परेचर स्केल कहते हैं। सो अ स्केल विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर is called temperature scale, and any temperature scale can be graduated with a thermometric quantity which shows changes in its value along with temperature changes. कोई भी स्केल बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए जो आपका सिंपल स्केल है, जो आप लेंथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं, आपके बैग्स में पड़े होंगे। ये जो सिंपल स्केल है, छोटा स्केल है 6 इंचेस वाला, उसमें आपको 0 से लेके 6 इंच तक लिखे खाने दिखेंगे। या आप अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक के उसमें निशान बने हुए हैं। 0 क्या है? वो उसका लोअर पॉइंट है, और 15 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू जो वो मेजर कर सकता है, दैट इज अपर पॉइंट। ठीक वैसे ही टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए भी हमको 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, एक लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट। लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट के बीच में बराबर बराबर खाने कर दिए जाते हैं, और नॉर्मली ऐसा किया जाता है कि अपर पॉइंट में से लोअर पॉइंट को घटा देते हैं और जितना वैल्यू आती है उतने डिविजन उसमें बना दिए जाते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ टेम्परेचर स्केल में एक लोअर पॉइंट है, एक अपर पॉइंट है, उनके बीच में जितना डिफरेंस है उतने नंबर ऑफ डिविजन्स बनाए जाते हैं और फिर इस स्केल को टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। लोअर पॉइंट जो है उसको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस को लिया गया है लोअर पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को लिया गया है अपर पॉइंट। फिलहाल हम जो टेम्परेचर स्केल्स पढ़ेंगे, यहाँ पर हम 4 टेम्परेचर स्केल्स पढ़ेंगे। फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल जिसको सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं, केल्विन स्केल जिसको एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर या स्टैंडर्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं, और यूमर स्केल। ये 4 स्केल्स हैं और इन चारों को बनाने के लिए हमने किस तरह से लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट लिए ये देखिए। फ़ारेनहाइट स्केल में ये देखा गया कि जो बर्फ है वो 32 डिग्री एफ पे जमती है और पानी उबलता है 212 डिग्री एफ पे। सो द लोअर पॉइंट इज 32 डिग्री एफ एंड अपर पॉइंट इज 212 डिग्री एफ। 212 में से अगर आप 32 को घटाएंगे तो द डिफरेंस इज 180। सो देयर आर 180 डिविजन्स ऑन द स्केल। दिस स्केल इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर and that is why it is used for pathological and clinical thermometers. हमारे बॉडी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, तो इसको मेजर करने के लिए हम फ़ारेनहाइट स्केल का यूज करते हैं। दूसरी स्केल सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल है। इसमें बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमती है और पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, यानी लोअर पॉइंट इज 0 डिग्री सी एंड अपर पॉइंट इज 100 डिग्री सी। The difference between 2 points is 100, so there are 100 divisions on the scale. ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली स्केल है और इसको इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, हाउस होल्ड्स में भी यूज होती है, साइंटिफिक पर्पजेस से यूज होती हैं, क्लिनिकल पर्पजेस से भी यूज होती हैं, और आज की डेट में तो जो आपके पैथोलॉजिकल थर्मोमीटर्स हैं उन पे दोनों स्केल्स मिलती हैं, फ़ारेनहाइट भी मिलती है और सेल्सियस भी मिलती है। तीसरी आ जाती है केल्विन स्केल। इस स्केल को एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर या स्टैंडर्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कहा जाता है। इसमें जो बर्फ जमती है वो 273 के पे जमती है और पानी 373 के पे उबलता है, यानी कि लोअर पॉइंट इज 273 के एंड अपर पॉइंट इज 373 के। दोनों के बीच का डिफरेंस 100 है, सो देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द स्केल, और ये साइंटिफिक पर्पसेस से यूज होती है। रिसर्च लैबोरेटरीज में सबसे ज्यादा इनका यूज होता है केल्विन स्केल का।
जो केल्विन स्केल का एब्सोल्यूट जीरो होता है, जो केल्विन स्केल का जीरो होता है उसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है, और ये मिनिमम पॉसिबल अचीवेबल टेम्परेचर है वर्ल्ड में, जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। एक्चुअली ये -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, बट उसको राउंड ऑफ करके -273 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है। चौथी स्केल र्यूमर स्केल है। र्यूमर स्केल जो है इसका लोअर पॉइंट 0 डिग्री आर है और अपर पॉइंट 80 डिग्री आर है, यानी कि 0 डिग्री पे तो पानी बर्फ में जम जाता है और 80 डिग्री पे उबलता है। दोनों के बीच का डिफरेंस 80 है, तो 80 डिवीजन ही है इस स्केल पे। और आप ये देख सकते हैं कि कहाँ उसी डिस्टेंस में, उसी गैप में अगर 180 डिवीजन है तो वो छोटे डिवीजन्स होंगे, और अगर सिर्फ 80 डिवीजन है तो वो डिवीजन्स बड़े होंगे। तो सबसे बड़े डिवीजन्स इस स्केल के हैं, और इसलिए ये स्केल सबसे ज्यादा इनएक्यूरेट है, यानी लीस्ट एक्यूरेट स्केल है। इनएक्यूरेट तो कहना ठीक नहीं, इट इज द लीस्ट एक्यूरेट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये स्केल जो है, यही एक वजह है कि आज की डेट में ऑब्सोलीट हो गई है और यूज नहीं होती। इसको ऑक्टोजेसिमल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आ जाते हैं डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स को एक साथ रख के इनका आप देखिए कि कैसे आप इनको समझ सकते हैं। ये देखिए सभी टेम्परेचर स्केल का अपर पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है, और ये आपका यहाँ पर दिखाया गया है लोअर पॉइंट। लोअर पॉइंट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस और अपर पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसी डिस्टेंस के बीच में आप देख सकते हैं कि इसी गैप में, इसमें जो सेल्सियस स्केल है इसमें 100 डिविजन्स हैं, जो आपका फ़ारेनहाइट स्केल है इसमें 180 डिविजन्स हैं, जो आपकी केल्विन स्केल है इसमें 100 डिविजन्स हैं, और जो र्यूमर स्केल है उसमें 80 डिविजन्स हैं। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ टेम्परेचर्स और ऐड कर दिए थे, जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल पे 37 डिग्री है, फ़ारेनहाइट स्केल पे 98.6 है। ये नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है, एक स्वस्थ आदमी का जो बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए वो है। केल्विन स्केल पे 310.15 के है, और र्यूमर स्केल पे 29.6 डिग्री आर है। रूम टेम्परेचर भी इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है, जस्ट आपको एक कंपैरिजन सा दिखाने के लिए कि एब्सोल्यूट जीरो पे इनकी क्या वैल्यू है, रूम टेम्परेचर इनका किस किस वैल्यू पे, जस्ट एक इनका आपको इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है इसको शो करने के लिए। अब इस रिलेशनशिप को यहाँ पे तो हमने फिगर के तौर पे शो कर दिया है। ये जो वैल्यूज आ रही हैं कि 21 डिग्री सी जो है वो 69.8 डिग्री एफ के बराबर है, या यही 294.15 के बराबर है, या यही 16.8 डिग्री आर के बराबर है, ये हमें कैसे पता लगता है? इसको पता लगा ये कैसे पता लगता है, इसको समझने के लिए हम इन चारों टेम्परेचर स्केल्स के बीच में एक रिलेशन डिराइव करेंगे। किसी भी स्केल पे जो टेम्परेचर टी होता है दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। अब देखिए, अगर हम ये मान लें कि जो टेम्परेचर किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट स्केल एफ वैल्यू दिखा रही है, सेल्सियस स्केल सी वैल्यू दिखा रही है, र्यूमर स्केल आर वैल्यू दिखा रही है, और केल्विन स्केल के वैल्यू दिखा रही है, तो हम लिख सकते हैं कि वो टेम्परेचर T इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32। F फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 उसका लोअर पॉइंट, 212 अपर पॉइंट और 32 लोअर पॉइंट। सो टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस lower point divided by upper point minus lower point of that scale. So T is equal to F minus 32 upon 212 minus 32. The same is equal to C minus 0 upon 100 minus 0. The same is equal to K minus 273 upon 373 minus 273. And the same is equal to R minus 0 upon 80 minus 0. इनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो T जो है वो F minus 32 upon 180 that is equal to C upon 100. The same is equal to K minus 273 upon 100 and the same is equal to R upon 80. अगर हम इन सबको 20 से कैंसिल आउट कर दें तो we will get a 9 here, 5 here, 5 here and 4 here. So हमें मिलता है T is equal to F minus 32 upon 9. The same is equal to C upon 5. That is equal to K minus 273 upon 5 and the same is equal to R upon 4.
इस तरह से हमको एक रिलेशनशिप मिल जाता है इन चारों टेम्परेचर स्केल्स के बीच में। ये है F-32/9 इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू K-273/5 एंड इज इक्वल टू R/4। ये रिलेशन है इन चारों टेम्परेचर स्केल्स में, और इसका यूज करके आप कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एक स्केल के टेम्परेचर को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स शो सेम वैल्यू। क्या टेम्परेचर है जिसपे दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल की वैल्यू सेम होती है। हमने मान लिया कि वो टेम्परेचर T है। अब हमने सिर्फ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल का जो रिलेशन था वो उठाया। यहाँ पे देखिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल के बीच में जो रिलेशन है वो सिर्फ इतना सा है, तो हमने सिर्फ इतना सा रिलेशन यहाँ से उठाया है और इसको हमने यहाँ लिखा कि हमें पता है कि F-32/9 इज इक्वल टू C/5। इसको और भी मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, F-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C/5। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि F और C दोनों सेम होना चाहिए, तो और टेम्परेचर हमने T माना है, तो F इज इक्वल टू C इज इक्वल टू T। यहाँ पर F की जगह और C की जगह, दोनों की जगह T रखने पे आपको क्या मिलता है, T-32/9 इज इक्वल टू T/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5T - 160 इज इक्वल टू 90। 5T को राइट हैंड साइड पे ले आइए, तो 90 - 5T इज इक्वल टू -160, या 4T इज इक्वल टू -160, या T इज इक्वल टू -40। सो वी गेट एन आंसर दैट -40 डिग्री C इज इक्वल टू -40 डिग्री F। सेकेंड क्वेश्चन आ जाइए, at what temperature both Kelvin scale has double value, at what temperature the Kelvin scale, this is not both, this is the, at what temperature the Kelvin scale has double value to Celsius scale। हमने ये मान लिया कि टेम्परेचर T है। अब हम K और C वाले रिलेशन को उठाते हैं और यहाँ हम लिखते हैं कि हमें ये पता है कि K-273/5 इज इक्वल टू C/5। K की जगह 2T रखना है और C की जगह T, क्योंकि केल्विन स्केल पे वैल्यू डबल होनी चाहिए, तो K इज इक्वल टू 2T एंड C इज इक्वल टू T। ये हमने जब इसमें सब्सटीट्यूट किया तो हमें मिला 2T - 273 इज इक्वल टू T। T को लेफ्ट साइड पे ले आइए और 273 को राइट पे ले जाइए, तो आपको मिलता है 2T - T इज इक्वल टू 273, या T इज इक्वल टू 273। इसका मतलब जब केल्विन स्केल पे 546 K वैल्यू होगी, उस समय सेल्सियस स्केल पे 273 होगा, यानी सेल्सियस स्केल का 273 जब होगा तो केल्विन स्केल पे उसकी वैल्यू डबल होगी। अब हम आ जाते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट पे। ये तो आपका हो गया कि टेम्परेचर आप कर सकते हैं मेजर। अब क्या हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह को मूव करती है या नहीं? क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि अगर आप कभी किचन में खड़े हो, आपने जो चम्मच है जिससे आप सब्जी चला रहे हैं या दाल चला रहे हैं उसको आपने पकड़ा हो, तो आपको लगता है कि अगर थोड़ी देर तक वहां छोड़ दो तो उसका जो दूसरा एज है जो आपने पकड़ रखा है वो गर्म हो जाता है। ये शो करता है कि हीट जो है वो मूव करती है। इतना ही नहीं, अगर आप बाहर धूप में बैठ जाते हो तो थोड़ी देर में आपको सूर्य जो है उसकी गर्मी बहुत तेज महसूस होने लगती है। इसके मतलब लगातार आपके पास सन से हीट का ट्रांसफर होता है और आपके पास तक आता है। दिस ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टूवर्ड्स लोअर टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ हीट। और ये कब तक होता है? जब तक दोनों जगहों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएगा तब तक लगातार हीट का मूवमेंट या ट्रांसमिशन होता है। 3 मोड्स हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट के, पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? ये वो मोड है जो कि सॉलिड्स में फॉलो होता है। इस मोड में हीट जो है वो पार्टिकल टू पार्टिकल इन कांटेक्ट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यानी जितने पार्टिकल्स हैं, पहले पार्टिकल अपनी जगह पे हिलता है, इसको टेम्परेचर मिल जाता है तो ये बगल वाले को दे देता है एनर्जी, ये हिलता है, ये इससे बगल वाले को दे देता है, ये इससे बगल वाले को, एंड सो ऑन। एंड दिस इज हाउ द हैंडिंग ओवर फ्रॉम 1 to सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ एंड सो ऑन चलता चला जाता है जब तक वो लास्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता। सो द कंडक्शन इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट in which heat travels from particle to particle in contact from higher temperature to lower temperature without actual movement of particles. Particles move नहीं करते, वो अपनी जगह पे ही रहते हैं,
वो सिर्फ हीट को ट्रांसमिट करते हैं। एन आयरन रॉड व्हेन हीटेड एट वन एंड गेट्स हीटेड एट अदर एंड आल्सो फॉलोइंग दिस मोड। जो आपका आयरन रॉड है या जो आपका करछी या चम्मच है वो जो गर्म होता है, ये आपका कंडक्शन की वजह से ही गर्म होता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश की है। ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो बीच में खड़े हैं। पहला जो ये फर्स्ट नंबर पे जो खड़ा है ये आपका सोर्स है और ये आपका अदर एज है। ये फर्स्ट एज है और ये अदर एज है। और ये यहाँ से हीट जो है बगल में जाती है, वहां से उससे बगल में, वहां से उसके बगल में, एंड सो ऑन। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से ट्रांसमिट होते हुए ये यहाँ पर पहुंच जाती है। तो दिस इज हाउ द हीट ट्रांसमिट्स। कोई भी अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जा रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ से जो उठ के इसके पास तक आए। बस यहाँ से यहाँ तक हीट जा रही है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये देखिए कंडक्शन ऑफ हीट यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। ये आपका जो रॉड है कोई, उस रॉड का जो एक एज है इसको हमने इस मोमबत्ती के सामने रख दिया है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ये गर्म हो जाता है तो ये अपनी हीट अपने बगल वाले को देता है, फिर ये भी रेड हो जाता है, फिर इससे बगल वाले को देता है, ये भी रेड हो जाता है, एंड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स ये पूरा का पूरा आपका गर्म हो जाता है। दिस इज कंडक्शन। अब हम आ जाते हैं कन्वेक्शन पे। कन्वेक्शन वो मोड है जो कि फ्लूइड्स में फॉलो होता है। फ्लूइड्स में यानी कि गैसेस में और लिक्विड्स में। इस मोड में हीट जो है वो पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसमिट तो होती है, लेकिन विद एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। हर पार्टिकल गर्म हो जाएगा। जो पार्टिकल गर्म हो गया, जो सोर्स के पास है वो गर्म हो गया और वो वहां से उठ के चला जाएगा। वहां पे दूसरा जो ठंडा पार्टिकल है वो वापस वहां पे आ जाएगा। सो एवरी पार्टिकल आफ्टर एक्सेप्टिंग हीट फ्रॉम सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम सोर्स। पानी जो उबलता है वो इसी तरह से उबलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप पानी चढ़ाते हैं तो नीचे आपको छोटे छोटे बबल्स दिखाई देते हैं भगोने में। वो बबल्स क्या पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आजकल जो इतनी परेशानियां चल रही हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, ये कहीं नहीं होती। सब लोग पानी चढ़ा के उबाल लेते और उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक कर लेते, पर ऐसा नहीं होता है। पानी जो उबलता है वो इसलिए उबलता है कि आपको जो वो ड्रॉप्स दिखाई देती हैं नीचे, जो आपको बबल्स दिखाई देते हैं, वो इसलिए दिखाई देते हैं कि जो सबसे नीचे वाला जो आपका पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब गर्म हो गए और वो पार्टिकल्स गर्म होकर ऊपर उठ जाते हैं। अब वहां पे ठंडा पार्टिकल आता है, वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स तक, जब तक वो दूसरा पार्टिकल उसकी जगह नहीं ले लेता है, वहां पर आपको बबल दिखाई देता है। तो जितने भी लिक्विड्स और गैसेस हैं, ये आपको नीचे फिगर में मैंने दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे दो तरह के आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। एक तो नीचे से ऊपर को जा रहे हैं और दूसरे कुछ हैं जो ऊपर से नीचे को आ रहे हैं। जो ऊपर से नीचे को आ रहे हैं ये ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सोर्स के पास मूव कर रहे हैं, और जो गर्म हो गए वो सोर्स से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। तो ये आपका कन्वेक्शन है। इस मोड में हीट पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसमिट होती है विद एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, और कोई भी पार्टिकल हीट एक्सेप्ट करने के बाद सोर्स से दूर चला जाता है। ये देखिए, इसको मैंने आपको एक और फिगर में इसको दिखाने की कोशिश की है। ये हीट है और ये एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल ने हीट ली और ये यहाँ से चला गया लास्ट मैक्सिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट तक। ठीक है, तो दिस इज हाउ हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर थ्रू कन्वेक्शन। अब हम आ जाते हैं रेडिएशन पे। हीट रेडिएशन वो मोड है जिसमें हीट जो है डायरेक्टली ट्रांसफर होती है एक्सेप्टर तक। जो आपका सोर्स है उससे डेस्टिनेशन तक डायरेक्ट ट्रांसफर होती है विदाउट नीड ऑफ मीडियम। इसमें देखिए, इसमें ये पार्टिकल्स हैं जो मीडियम है। यहाँ पर ये एक पार्टिकल है जो कि मीडियम है, और ये मीडियम का पार्टिकल है, ये आपका हीट लेके एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा था। अगर हम कंडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मीडियम के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि एक एक करके ट्रांसमिट कर रहे हैं हीट को, पार्टिकल फ्रॉम मतलब हैंड ओवर करते जा रहे हैं अपने बगल वाले पार्टिकल्स को। लेकिन जो आपका रेडिएशन होता है, इस रेडिएशन में कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। हीट जो है विदाउट नीड ऑफ अ मीडियम और मीडियम पार्टिकल्स ट्रांसमिट होती है फ्रॉम सोर्स टू रिसेप्टर। जो कोई भी एक्सेप्टर या रिसेप्टर है उसके पास डायरेक्ट ट्रांसमिट होती है। जो सन से हमारे पास तक हीट आती है वो ऐसे ही आती है। आपको पता है कि सन पे बहुत सारी लाइट है, सन पे बहुत सारे न्यूक्लियर और रिएक्शंस, एटॉमिक रिएक्शंस कॉन्टिन्यूअसली चलते रहते हैं। ये जो रिएक्शंस चलते रहते हैं उनसे बहुत एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी से जो हीट है
उस एनर्जी से हमें लाइट भी मिलती है, उस एनर्जी से हमें हीट भी मिलती है, और वहां पर कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट हो रहे हैं तो वहां पे साउंड भी बहुत है। आपके पास तक सन की लाइट आती है, आपके पास तक सन से हीट भी आ जाती है, लेकिन आपके पास तक सन से साउंड नहीं आती। क्यों? क्योंकि साउंड जो है उसको मटेरियल मीडियम चाहिए है प्रोपेगेशन के लिए। आपने साउंड वाले चैप्टर में ये पढ़ा था। जब हीट वहां से ट्रैवल करती है तो उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है जिस फॉर्म में, यानी कि जो कि हीट रेडिएशन कहलाता है, उस फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हीट ट्रैवल होती है और वो सन से लेके आपके पास तक आ जाती है। लेकिन जो आपकी साउंड है वो या तो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, तो मैकेनिकल वेव है उसको चाहिए आपका एक मीडियम, जो कि सन से अर्थ के बीच में बहुत सारा हिस्सा ईथर है जहां कोई मीडियम नहीं है, तो वहां पर साउंड नहीं ट्रेवल कर पाती। और यही वजह है कि सन से लाइट और हीट हमें मिल जाती है। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो लाइट और हीट हमारे पास तक आ जाती है। और जो हीट रेडिएशंस हैं दे आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है सेम स्टाइल में। अगर हीट सोर्स से लेके और डेस्टिनेशन तक डायरेक्टली चली गई, यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, देयर इज नो मीडियम, कोई ना पार्टिकल है ना मीडियम है, डायरेक्ट हीट जो है यहाँ से यहाँ तक चली गई, सो दिस इज रेडिएशन। यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कि एक ही ऑब्जेक्ट में आप तीनों फॉर्म्स ऑफ हीट आपको कैसे, तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैसे दिख रहा है। ये एक हीट हॉट प्लेट रखी है, इस हॉट प्लेट के ऊपर एक आपने पतीला रखा हुआ है, इस पतीले पे यहाँ से हॉट प्लेट से कांटेक्ट है इसका बेस का, तो जो कंडक्शन के थ्रू इस हॉट प्लेट से ये जो पतीला है वो गर्म हो रहा है, या इसके यहाँ तक सब कुछ गर्म होता है। जो रेडिएशन है यहाँ पे जो भी खड़ा होगा उसको जो डायरेक्ट आंच लगती है दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन, और ये जो इसके अंदर वाटर बॉईल हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ conduction, convection and radiation in a single ऑब्जेक्ट। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ हीट रेडिएशंस क्या है। पहली प्रॉपर्टी, हीट रेडिएशंस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, दे डू नॉट नीड मटेरियल मीडियम फॉर देयर मूवमेंट, इनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है क्योंकि ये किस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, इसलिए दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंगली इंटेंसिटी कम होती जाएगी। दे फॉलो सिंपल वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एन लैम्डा। चूंकि वेव है तो वेव इक्वेशन को फॉलो करता है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा इज वेव इक्वेशन, और ये इसको फॉलो करते हैं। दे डू नॉट हीट द इंटरवीनिंग मीडियम, ये मूव तो करते हैं डायरेक्ट बिना मीडियम के, लेकिन अगर बीच में कोई मीडियम पड़ जाए तो उस मीडियम को ये गर्म नहीं करते। अगर आप कहेंगे कि मीडियम में भी हमको गर्मी महसूस होती है तो वो क्यों होती है, अभी मैं आपको इसके बाद बताऊंगी, फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि दे डू नॉट हीट इंटरवीनिंग मीडियम। मीडिया इज ट्रांसपेरेंट और ओपेक डिपेंडिंग ऑन देयर वेवलेंथ। कोई भी मीडियम उसके लिए ट्रांसपेरेंट हो सकता है या ओपेक हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनकी वेवलेंथ कितनी है। They show the phenomena of reflection, refraction, interference, diffraction and polarization. ये सारे फिनोमिनाज ये दिखाते हैं। नॉर्मली ये आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ हीट रेडिएशन, लेकिन अगर 8 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो यहाँ पर 8 प्रॉपर्टीज मैंने आपको एनालिस्ट कर दी हैं, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एक स्पेसिफिक वाली प्रॉपर्टी पे कि दे डू नॉट हीट इंटरवीनिंग मीडियम। देखिए इंटरवीनिंग मीडियम का हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बड़ा सा हॉल है, उसमें कोने में कुछ लकड़ियां रख के आप जला दीजिए। आप थोड़ा सा उससे दूर खड़े हो जाइए, 2-4 फीट दूर, आपको डायरेक्ट जो है उसकी आंच महसूस होगी, ये रेडिएशन है। कमरे को बंद कर दीजिए और आप कमरे के दूसरे कॉर्नर पे चले जाइए। थोड़ी देर के बाद आपको वहां पर पूरा कमरा गर्म महसूस होने लगेगा। क्यों? जो आप वहां पास में जब आप खड़े थे तो आपको डायरेक्ट रेडिएशन आ रहे थे, ये हीट रेडिएशंस थे, लेकिन जब कमरा गर्म होता है तो वो क्यों गर्म होता है, क्योंकि जो उस आग के आसपास का जो एयर है वो गर्म हो जाती है, एयर फ्लूइड है
वो फ्लूइड होने की वजह से वो वहां से मूव करती है और दूसरी पास आ जाती है, यानी कि कन्वेक्शन। सो कमरे का गर्म होना इज कन्वेक्शन। जो आपका एयर गर्म हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ रेडिएशन। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर दैट दे डू नॉट हीट इंटरवीनिंग मीडियम। ये इंटरवीनिंग मीडियम को हीट नहीं करते हैं। जो मीडियम हीट अप होता है वो कंडक्शन या कन्वेक्शन की वजह से होता है, और जो आपका डायरेक्ट आपको जो हीट मिल रही है दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन। अब हम आ जाते हैं थर्मल कंडक्टिविटी पे। थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी सॉलिड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ट्रांसमिशन ऑफ हीट को अलाउ करता है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड टू अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू इट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। ये देखा गया है कि किसी भी सॉलिड बार में जो हीट का ट्रांसमिशन क्यों होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार। जो बार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बिटवीन टू एंड्स, जो ज्यादा टेम्परेचर है और जो कम टेम्परेचर है उनके बीच का डिफरेंस। टाइम अप टू विच हीट पासेस थ्रू द बार, यानी कि टी, इन तीनों के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो थिकनेस ऑफ बार है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने मान लिया कि एक हमारे पास बार है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसकी जो थिकनेस है वो डी है। इसके जो गर्म वाला एज है उसका हायर टेम्परेचर है θ1, जो दूसरा एज है उसका लोअर टेम्परेचर है θ2। अब यहां से हम ये लिख सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ1 माइनस θ2, और अगर T टाइम तक इसमें हीट फ्लो होती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। इन चारों को यहाँ पर मिला के मैंने लिखा हुआ है Q इज प्रोपोर्शनल टू A θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन D। या हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं और हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू K A θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन D। यहाँ K जो है दैट इज अ कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। सो थर्मल कंडक्टिविटी K कैन बी रिटन एज Q into D divided by A into θ1 minus θ2 into T। थर्मल कंडक्टिविटी की अगर आप SI यूनिट निकालना चाहें तो आप यहां से निकाल सकते हैं। Q जो है हीट है, हीट को जूल में लिखते हैं। D थिकनेस है, थिकनेस को मीटर में लिख लेते हैं। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दैट इज मीटर स्क्वायर। θ1 माइनस θ2 टेम्परेचर डिफरेंस है, और चूंकि हम SI यूनिट लेंगे तो केल्विन लेंगे, और टाइम जो है वो सेकंड है। तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाता है और आप इसको लिख सकते हैं जूल अपॉन मीटर केल्विन एंड सेकेंड, या जूल इंटू मीटर की पावर -1 केल्विन की पावर -1 सेकेंड की पावर -1। दिस इज द SI यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है, और साथ ही खत्म होता है आपका ये टॉपिक भी।